अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से इधर से होंगे। देखो बॉस। बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कुछ भी नहीं नोच हो रहा। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की रिवीजन। इसको उल्टा लगाया चैप्टर है बैड एंड डाउटफुल डेट। बोलो क्या बोलो। इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है दो अंदाज से बयान करता है। एक अंदाज तो है इसका कि एसेट एंड इनकम अगर ये कल वो उसका शुड नॉट बी आज ये नहीं चल रही थी, अब माइक खराब हो गई। ओवर स्टेटेड और लायबिलिटी एंड एक्सपेंस नॉट बी अंडर स्टेटेड। ये इसका एक अंदाज है बयान करने का। इसका दूसरा अंदाज है कि अगर हमें एस्टीमेटेड बेसिस पर लॉसेस होने हैं फ्यूचर में, एस्टीमेटेड एंटीसिपेट कर रहे हैं आपको लॉस हो जाएगा, तो फौरन बुक करो। जैसे कि हमारे डाउटफुल डेट हैं, एक्चुअल में हुए नहीं है अभी लॉस, डाउट है कि हो जाएंगे, तो फौरी तौर पर बुक करो। एंटीसिपेटेड गेन, उम्मीद है कि गेन हो जाएगा, तो गेन को रिकॉर्ड नहीं करना अनलेस एंड अनटिल ये अर्न हो जाए, अकर हो जाए। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है? इनकम को ओवरस्टेट नहीं करना मींस अभी अंदाजा है, उम्मीद है कि जी सेल हो जाएगी, मार्केटिंग की आपने, आपको लग रहा है कि इससे क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, हुई नहीं है। जब तक हो ना जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करनी। ठीक है, लेकिन डाउटफुल डेट है, आपको शक है, अंदाजा है कि लॉस हो जाएगा, पैसे मारे जाएंगे, तो आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। एंट्री हम पास कर देते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अच्छा जी, अलाउंस में दो किस्म के अलाउंस आ रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक अलाउंस और एक जनरल अलाउंस। बेस क्या है आपका, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमने सेल की उधार पर, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कुछ रिकवरी होगी, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। कुछ बैड डेट हो गए, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए बंदे, या आपको कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलने, तो उसको आपने पहले से रिकॉर्ड कर दिया। ये बैड डेट जो हो गए, ये हो गए एक्चुअल बैड, ये नहीं मिलने। अब 25,000 जो है, इसके ऊपर शक है कि 25,000 में से भी कुछ पैसे शायद नहीं मिलेंगे, तो इन 25,000 के ऊपर हम क्या करते हैं, अलाउंस बुक कर लेते हैं, एक प्रोविजन बुक कर लेते हैं, एक एस्टिमेटेड बेसिस पर कहते हैं कि कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। कैसे वर्कआउट होगा? ये जो डेटर है, डेटर का क्लोजिंग है, इस डेटर के ऊपर फार्मूला कल भी शायद डिस्कस हुआ था, डेटर के सीडी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी वर्कआउट होगा। जब हम डेटर के सीडी को एक अदद रेट से ऑफ प्रोविजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी। रेट फार्मूला यही रहना है, मेथड चाहे जो मर्जी हो जाए, एज एनालिसिस हो, आपके जो रूटीन में आप करते हैं जनरल अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस, वो वाला तरीकाकार हो, कोई भी तरीकाकार हो, तो फार्मूला यही रहना है। डेटर के बैलेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ प्रोविजन। रेट ऑफ प्रोविजन अगर स्पेसिफिक होगी तो स्पेसिफिक,
जनरल होगी तो जनरल रेट होगा, और बैलेंस भी सेपरेट हो जाएगा, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। स्पेसिफिक वालों को अलहदा कर देंगे, जनरल वालों को अलहदा कर देंगे। अब ये जो 25,000 आया, इस 25,000 के ऊपर हमने 10% अंदाजा लगाया और सीडी से एक अदद रेट को मल्टीप्लाई किया रिसीवेबल के सीडी से, तो हमारे पास प्रोविजन का सीडी आ गया। ओपनिंग कुछ नहीं था, बैलेंसिंग हमने बनाया और एंट्री बनाई हमने। प्रोविजन की नेचर होती है क्रेडिट, और इसको हम कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बोलते हैं। ठीक, ये एंट्री आपने बैलेंसिंग बनाई है। एंट्री क्या बन गई? अलाउंस क्रेडिट और बैड डेट डेबिट, बैड एंड आउटवर्ड डेट डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, इंक्रीज इन प्रोविजन हो रही है। अगला साल आएगा, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, अगले साल सेल की, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कुछ इसमें से रिकवरी हो गई, कुछ हमने डिस्काउंट लाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट कर दिया, और फिर हमारे पास वंस अगेन अगले साल 80,000 बैलेंस बन गया। अब इस 80,000 में हमेशा क्या है कि कुछ पैसे नहीं आएंगे। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि ये 80,000 आउट ऑफ दिस होगा, कुछ इससे पुराना भी हो सकता है, लेकिन मेजरली किस में से होगा? इस करंट ईयर की सेल में से होगा। तो इस 80,000 के ऊपर हमने क्या करनी है? अगले साल अलाउंस बुक करना है। अब इस 80,000 के ऊपर रेट अप्लाई किया, 4,000 सीडी आ गया, तो एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट हो रहा है। ओपनिंग था 2500, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, 2500 से 4,000 पर पहुंचाना है हमने सीडी को, तो 1,500 की एंट्री पास करनी पड़ेगी, इंक्रीज इन प्रोविजन। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आखिरी साल आएगा ओपनिंग, फिर सेल की, फिर आखिरी साल का क्लोजिंग आया। आखिरी साल के क्लोजिंग के ऊपर वंस अगेन एक रेट बनाएंगे, आखिरी साल की क्लोजिंग के ऊपर रेट लगा, उस साल का ओपनिंग ये था। अब ओपनिंग था 10,500, क्लोजिंग वर्कआउट हुआ 6,000, अब क्या हो रही है? प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। तो हमने प्रोविजन के अकाउंट से देखना है, प्रोविजन डेबिट कर दो, बैड एंड आउटवर्ड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्रीज। तो इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बैड डेट डेबिट और अलाउंस क्रेडिट, और डिक्रीज की अलाउंस डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये अब आपकी पूरे चैप्टर की आ गई जनरल एंट्रीज की समरी। एक्चुअल बैड की एंट्री बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, इंक्रीज इन अलाउंस की बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, डिक्रीज की अलाउंस डेबिट बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट। बैड डेट अगर रिकवर हो जाएगा, पिछले सालों में बैड किया था, वो उसको ख्याल आ गया नहीं मैं गलत कर रहा हूं, वो बंदा आया और आके आपको पैसे दे दिए, या पिछले साल में एक बंदा बैंकरप्ट हो गया था, हमने कहा अब इससे पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, यकीन हो गया, हमने एंट्री पास कर दी बैड डेबिट और डेटर क्रेडिट, अल्लाह ताला ने उसको दोबारा से पैसा अदा कर दिया और वो ईमानदार था और आ गया हमारे पास, जनाब ये आपके पैसे। अब हम तो उसे सफास्ती से क्या कर चुके हुए हैं? मिटा चुके हुए हैं। हमने एंट्री क्या पास कर दी हुई है? बैड डेबिट और डेटर क्रेडिट 2 साल पहले 50,000 रुपया, 2 years ago। अब वो बंदा आया और आके पैसे हमें उसमें से 40,000 दे गया, तो अब जितने पैसे देगा वो रिकवर हुए। पिछले सालों में एक्सपेंस किया था, अब क्या कर दो? एक्सपेंस की रिवर्स। जब पैसा आएगा कैश ने तो डेबिट होना है, तो अब इस साल में क्या कर दो? बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। या फिर दूसरा है बैड डेट रिकवरी इनकम को क्रेडिट कर दो, यह है ऑप्शन नंबर 2। पहली लॉजिक है पिछले सालों में एक्सपेंस किया, इस साल में एक्सपेंस की रिवर्सल कर दो। दूसरी लॉजिक है पिछले सालों में एक्सपेंस किया, इस साल में इनकम रिकॉर्ड कर दो।
तो ये हो गई बैड डेट रिकवरी की दो अदद ट्रीटमेंट्स। डाउटफुल डेट रिकवर्ड, अगर लिखा हो व्हाट वुड बी द एंट्री ऑफ डाउटफुल डेट रिकवर्ड, तो डाउटफुल डेट तो वो हैं जो टोटल वाले थे। ये जो हैं ये वाले डेटर्स, क्या इनके ऊपर डाउट है? तो ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने किया, तो इनके जो भी पैसे आ रहे हैं ये तो कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट एंट्री होगी। तो अल्फाज गौर से पढ़ लेने हैं। डाउटफुल डेट की रिकवरी की एंट्री सादी है, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये भी आपने सफा अस्ती से मिटाए नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री, सेटलमेंट, नेटिंग ऑफ, अगर कस्टमर और सप्लायर आपस में सेम पर्सन हो तो ये आपस में मिल बैठ के अपने बैलेंस को नेट ऑफ कर सकते हैं। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोल देते हैं। पेएबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब आप लोगों ने किस तरीके से वर्किंग पढ़ी है मुझे नहीं पता, मैं इस तरीके से वर्किंग करवाता हूं कि एक डेटर है, डेटर का सीडी आ गया 1,84,000, डन। डेटर का सीडी एडजस्टेड सीडी, कोई एंट्रीज पेंडिंग थी वो एंट्रीज करने के बाद, बैड डेट की एंट्रीज करने के बाद फाइनल वैल्यू जाए। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? सही, मसला तो नहीं ना आ रहा? ठीक, मैं बाहर जा रहा हूं? नहीं यार, मुझे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। कैमरे में क्या मसला है यार? ऐसे तो ना करना शहजादे बच्चे। एक मिनट सबर। बिल्कुल उधर चले जाते हैं। अच्छा, जब मैं उधर जाता हूँ तब नजर नहीं आता। अभी तो आ रहा हूँ ना। यहाँ पे पूरा बस ठीक है, बस ठीक है। स्क्रीन आउट तो नहीं हो रही? इसकी वजह से स्क्रीन तो नहीं खराब हुई? चलें, डेटर का फाइनल सीडी आया 1,84,000। इसमें से कुछ बंदे गुड थे, बहुत अच्छे बंदे थे, आपका भाई था। ऐसे बंदे जिनके ऊपर आपको 0% शक है, आपको यकीन ऐसे पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, आप दोनों में बहुत अच्छी यारी है, दोस्ती है, साथ साथ दुकान है, और एक बंदे ने दूसरे बंदे को सेल किया तो अब यकीन है कि ये बंदा पैसे लेकर मार जाएगा नहीं। तो यहां पर ये गुड डेटर हो गए। टोटल 1,84 में से गुड डेटर्स को हमने कर दिया साइड पर। भाई इसका रेट ऑफ प्रोविजन तो 0% है, इससे पैसे नहीं जाएंगे। फिर आते हैं स्पेसिफिक डेटर्स, जिन बंदों का पता होता है उन बंदों के पैसों को हम अलग लिख लेते हैं। स्पेसिफिक डेटर्स 2,000। अब इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है कि इसकी 100% प्रोविजन करनी है, या फिर कहते हैं कि जी इससे 40% रिकवर हो जाएंगे पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? डाउट कितने पे है? 60 रिकवर नहीं होंगे। कभी कहता है कि जी इसमें से 80% रिकवर नहीं होंगे, तो डाउट कितना पे हुआ? वो से पढ़ा ही सुना ही ना पढ़ा है। 80 रिकवर नहीं होंगे मींस डाउट 80 के ऊपर हुआ, माइनस ही नहीं कर छोड़ना। तो ये 100% तक डाउट हो सकता है कि सारे के सारे पैसे नहीं मिलेंगे। डन। तो ये स्पेसिफिक हमने अलग कर दी। अब टोटल थे हमारे 1,84, उसमें से 3,000 लहदा, 2,000 लहदा, तो बाकी कितने बच गए? 179। काम करने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। मेरा अंदाज यही है कि मैं एक टेबल बनाता हूं, डेटर का बैलेंस लिखता हूं, और जो डेटर का बैलेंस है वो टोटल में लिखता हूं।
गुड बंदे हों तो गुड का 0%, स्पेसिफिक बंदे हैं तो जो परसेंटेज गिवन है वो परसेंटेज लिखी और फिर बैलेंसिंग यहां पर बना दिया। टोटलिंग में हमें टोटल नजर आता है। इनके ऊपर जनरल प्रोविजन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेटर के बैलेंस को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बैलेंस आ जाएगा? प्रोविजन का बैलेंस आ जाएगा। और ये उसका क्या होगा? सीडी होगा। प्रोविजन का सीडी वर्कआउट हो जाता है। एज एनालिसिस आ जाए, जैसे कल फाइनल काउंट के सवाल के अंदर आपने किया, तो उसके अंदर चुप करके डेटर्स का बैलेंसेस लिखेंगे, रेट लिखेंगे और प्रोविजन बना देंगे। तो फॉर्मेट एक ही स्टिक कर लें। बुक के अंदर, आई के भी बुक में ऐसा फॉर्मेट है। स्पेसिफिक अलाउंस अलहदा से वर्कआउट करता है, जनरल अलाउंस, रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग बैड, गुड एंड स्पेसिफिक, फिर उसके ऊपर टोटल अलाउंस किया, ओपनिंग में से एक ही अलाउंस की ना स्टेटमेंट फॉर्म में वर्किंग है, तो आई डोंट प्रेफर इट। मैं कहता हूं ये चीज ठीक नहीं है, ऐसे ना करो, वैसे काम करो जो आपको फ्यूचर में भी काम देगा। टी काउंट बनाओ, प्रोविजन का जब भी आ जाए तो प्रोविजन का टी काउंट बनाया करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सीडी वर्कआउट हुआ, सीडी में ले आओ 10,950, एक बीडी लिखो जो सा भी हो, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसकी एंट्री बनाकर कैलकुलेशन में ले आओ। एज एनालिसिस है तो ये आपने एज एनालिसिस किया हुआ है, डेटर का बैलेंस है, उनकी मुख्तलिफ एजेस हैं और हर एक का रेट ऑफ प्रोविजन आपको गिवन किया हुआ है। डेटर के बैलेंस से रेट को मल्टीप्लाई किया, प्रोविजन का सीडी आ गया। तो एज एनालिसिस हो या दूसरे वाला जनरल वे आउट हो, फार्मूला सेम है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। अब फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है, क्या बोला? डेटर का बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोविजन, और इससे आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी। कितने वेरिएबल्स? 3। कितने वेरिएबल्स? ओनली 3। तो अगर मेरे पास प्रोविजन का बैलेंस हो, रेट ऑफ प्रोविजन हो, क्या डेटर का बैलेंस निकल सकता है? मींस रिवर्सल भी वो पूछ सकता है। आपको बैलेंस दिया हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये है, और हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं इतने परसेंट पर, ओपनिंग डेटर्स दिए ही नहीं हुए, और आपसे रिक्वायरमेंट कर दिया ओपनिंग डेटर्स मालूम करो, या डेटर का अकाउंट का क्लोजिंग पूछ लिया है, ओपनिंग है ही नहीं, दरमियान वाली एंट्री साथ दे दी है, तो आप रिवर्स बैक जाएंगे और डेटर का बैलेंस फाइंड करेंगे और फिर अपने टी काउंट को, डेटर के टी काउंट को प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है अगली चीज, डेटर का बैलेंस हो, प्रोविजन का बैलेंस दिया हो, क्या रेट मालूम हो सकता है? क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रोविजन ही ना दिया हो, पिछले साल का क्लोजिंग डेटर, पिछले साल की क्लोजिंग प्रोविजन दे दी हो, और इस साल का काम करने को कह दे, रेट हमारे पास गिवन ही ना हो, तो आराम से रेट मालूम कर सकते हैं। इसी में 1 और 1 2 डेटर के बैलेंस से क्या नाम है, प्रोविजन को डिवाइड कर देंगे डेटर के बैलेंस से, रेट आ जाएगा। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स, 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन में अवेलेबल होते हैं, उनसे तीसरा वेरिएबल मालूम हो जाता है। मार्कअप मार्जिन तो आता होगा आपको, मेरा ख्याल है मैंने यहां पर भी डिस्कस कर दिया था, शॉर्टकट भी डिस्कस कर दिया था। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर कोई एमसीक्यूज देखते हैं, कोई एमसीक्यूज आ जाए तो। चलें जी, एट 31 दिसंबर 2018 एन एंटिटीज रिसीवेबल टोटल्ड 6 लाख। 31 दिसंबर 18 पर एंटिटी के रिसीवेबल कितने हैं? 6 लाख। एंड एन अलाउंस फॉर बैड डेट 60,000 हैड बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम, इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेट totaling 25,000 and to adjust allowance for receivable at 10% of the receivable.
हाउ वुड दीज एडजस्टमेंट्स इफेक्ट कैपिटल एंड एसेट एज एट 31 दिसंबर 18? कैपिटल और एसेट पे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे, क्या किस लॉजिक के तहत करेंगे? तीन ऑप्शंस, चार ऑप्शंस, कौन ए सही है? लॉजिक बेटा बताएं। जी, क्या किया? अब तक तो खत्म भी हो चुका होना चाहिए। जी, कुछ लिखा कि साहब कुछ कैलकुलेटर भी करना है? नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। जब तक रजिस्टर पे नहीं करेंगे सवालें सॉल्व होना ही नहीं है, समझें। इंग्लिश को गौर से नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने। स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन का रेप्लिका है, आप कहते हैं आप लोगों ने किया होगा। हाँ, स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन का रेप्लिका है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओपन करें स्टडी टेक्स्ट, किधर है स्टडी टेक्स्ट? मेरा तो यही ख्याल है मैंने स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन का रेप्लिका बनाया हुआ है। है रेप्लिका है उसका, लेकिन साल चेंज है, साल चेंज है। ऑप्शन ए कहा जा रहा है जी। जी, गौर से नहीं की आप लोगों ने कहा स्टडी टेक्स्ट हमने कर ली हुई है, तो आप एक बच्चे ने कर लिया, 4 बच्चे जो है ऐसे बैठे हुए हैं। एट 31 दिसंबर 18, सबसे पहली चीज आपने ये नहीं पढ़ी। 31 दिसंबर 18 पर एंटिटी का रिसीवेबल बैलेंस 6 लाख है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेटर का बैलेंस, रिसीवेबल
अनएडजस्टेड, या जो उसने कहा कि 6 लाख रुपया बैलेंस है, ये उसने दिया। और कहता है साथ एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 60,000 हैड बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम, और अलाउंस ओपनिंग दे दिया, बीडी 60,000। अब कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेट्स, क्या बैड डेट हो चुके हैं या होने हैं? होने हैं। आपने एंट्री, अब ये रिसीवेबल है, इस रिसीवेबल का बैलेंस ठीक नहीं है, तो अगर आप रिसीवेबल को मजीद बेहतर करोगे, ये अनएडजस्टेड बैलेंस हो गया कितना, 6 लाख रुपया। आपने एक एंट्री पास की बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, एक बैड डेट का अकाउंट बनाया जिसमें क्या आ गया 25,000, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। इसके बाद आप आए कि यहां पर डेटर का बैलेंस कितना हो गया है, कितना हो गया बच्चों, 5,75,000, और रेट ऑफ प्रोविजन क्या था, उसने कहा है एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 10% ऑफ रिसीवेबल। तो रिसीवेबल 575 आए, 575 का 10% कितना हुआ, 57,500। ठीक, अच्छा। अब यहां से एक प्रोविजन बनी, डिक्रीज इन प्रोविजन, कितनी, 2500, अलाउंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में कितना बैलेंस जाएगा, 22,500। ठीक है, बात समझ लग गई? अच्छा, अब अगर आप ओल्ड सिचुएशन देखें, ओल्ड सिचुएशन थी 6 लाख और प्रोविजन था 60,000, नेट हो गया 5,40,000। और नई सिचुएशन पे जाएंगे तो वो बनी 5,75,000, और इसमें से 57,500 लेस कर दें, क्या बना, पांच 17,500। तो डेटर पहले जो थे वो पहले ये थे, और डेटर अब कौन से हैं, बाद में ये वाले। कितना फर्क है, 22,500 है, 22,500। क्या डेटर कम हुए या ज्यादा हुए, डेटर कम हुए, कितने से। अब डेटर कम वाली ऑप्शन कितने कितने में है, किस किस में, 22,500 से डेटर कम हो रहे हैं। आधा भी सवाल आप सही कर लो ना तो एमसीक्यूज काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। डेटर एसेट डिक्रीज 22,500, एसेट डिक्रीज 22,500, इट मींस एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन सी है, बस ये दो ठीक हो सकती हैं, बाकी दो तो साइड। एक्सपेंस डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा, प्रॉफिट के कम होने से कैपिटल कम होगा ज्यादा होगा, एक शॉर्ट रूल बता देता हूं, इफेक्ट ऑन कैपिटल। बेटा डेबिट एंड क्रेडिट अगर आपको एंट्रीज आती है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी हेड हैं, ये अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पूछे तो भी वही वाला इफेक्ट आएगा, अगर कैपिटल के ऊपर पूछे तो फिर भी वही आएगा, बस कैपिटल में एक ड्राइंग्स की एंट्री एडिशनल आ जाएगी। ठीक, अब आपकी कितनी एंट्रीज हुई हैं, एक हुई है बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट,
25 से। एक दूसरी एंट्री हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट क्रेडिट 2.5 से। उसने इफेक्ट किस किस का पूछा है? एसेट्स का, और 2 एंट्रीज पास की हैं। अब आसान एंट्रीज के जरिए समझाने लगा हूं। ये एसेट है, ये भी एसेट है। एक आपको लॉजिक समझाई थी, डेबिट में क्रेडिट क्या होता है और डेबिट में डेबिट क्या होता है? ऐड होता है। अब ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, नेट करके एसेट्स कितने हुए? प्रोविजन बेसिकली डेटर के साथ नेट ऑफ होती है ना, एसेट का पार्ट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो नेट ऑफ कर लें तो 22.5 से क्रेडिट हो रहे हैं एसेट्स। एसेट के क्रेडिट होने से एसेट क्या होंगे? कम होंगे। मीन्स ये इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने वर्किंग यहां पे बनाई है इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट जर्नल एंट्रीज की जरूरत है। यू शुड नो द जर्नल एंट्री ओनली। अब आपने जर्नल एंट्री लिख दी, जो बनाई वो जर्नल एंट्री लिख दी। ये क्या है? एक्सपेंस। ये क्या है? एक्सपेंस। प्रॉफिट की नेचर क्या है? प्रॉफिट की नेचर, प्रॉफिट एक तो ना आप लोगों को ना डेमो देना पड़ता है। 100 रुपए की सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल 60 की है। सेल की नेचर, क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। क्या आएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की नेचर क्या होगी बताओ? पता चल गया, प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। अच्छा, इसमें से आपने एक्सपेंसेस लेस क्यों किए हैं? क्रेडिट में से डेबिट क्या होते हैं? लेस होते हैं। ये क्या आया? नेट प्रॉफिट। कैपिटल की नेचर क्या होती है? कैपिटल की नेचर होती है क्रेडिट। आप ये जो प्रॉफिट ऐड करते हैं ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी क्या है? क्रेडिट है। डन? बात समझ लग गई, लॉजिक समझ लग गई, ये क्यों हो रहा है? तो अब जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम के अकाउंट हैं, अगर क्रेडिट होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर डेबिट होंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। डन? तो आप प्रॉफिट हो या कैपिटल हो, इफेक्ट आराम से जर्नल एंट्रीज के जरिए ढूंढ सकते हैं। अब मुझे बताएं, डेबिट हुआ, प्रॉफिट क्या होगा? कम। इससे क्या होगा? बढ़ेगा। तो नेट करके कितना हुआ? 22.5 से प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी क्या होगा? कम। तो ऑप्शन कौन सी ठीक होगी फिर? कैपिटल डिक्रीज वाले। कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, अब आपके सामने मैंने आप साबित किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मैंने यहां पर कोशिश की है साथ साथ टी अकाउंट बना दूं, साथ साथ रीजंस लिख दूं, जिस हद तक मैं लिख सकता हूं। चलें, एक सवाल तो हो गया आपको। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आ गया, इफेक्ट ऑन कैपिटल आ गया, जो कि आई कैप का फेवरेट है। चलें, कोई और सवाल करते हैं। सानिया creates allowance for doubtful debt after considering the length of time the date remains outstanding. She has provided following data as at 31st March 18. Debt का amount, days outstanding, allowance required. Opening balance of allowance for doubtful debt was 3500. What is the amount to be presented in statement of financial position at year end? आप लोग काम करते हैं कैलकुलेटर, जल्दी कैलकुलेटर पे हो जाए। खुदारा लिख के किया करें, गलत नहीं होगा।
सानिया, इट्स ऑल्सो अ रेप्लिका ऑफ हेम्स आई कैप। क्या आंसर 500 है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता, सवाल ही नहीं पैदा होता। दोबारा से पढ़ लें। आई कैप की बुक में हो सकता है 500 का आंसर हो, आपने रट्टा लगाया हो। दोबारा से रिक्वायरमेंट पढ़ लें गौर से बेटा। व्हाट इज द अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? अब चेंज हो गई ऑप्शन, ऑप्शन चेंज हो गई। मेरा ख्याल है 4000 भी नहीं होगी। प्रोविजन कितनी है? क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है? तो वो प्रोविजन का बैलेंस थोड़ी पूछा है, अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगी ये पूछा है। कौन सी प्रेजेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन में? डेटर में से प्रोविजन का बैलेंस लेस करके होती है। कल वाला सवाल दिखा दूं फाइनल अकाउंट का? हाँ, ऑप्शन पता नहीं किधर किधर से घूम फिर के पहुंच रहे हो, डी वाला सही होगा। बेटा बात ये है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखते हो? लिखते हो डेटर, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डेटर तो इतने ढेर सारे तो डेटर हैं, 500 आंसर दे रहे हो, 4000 आंसर दे रहे हो। अब डी वाला ठीक है, इन सब का टोटल लगाएं तो 255, एक कोई रह गया सी बी। अब मैं यही वाला एमसीक्यू पिक करूं और मैं जस्ट रिक्वायरमेंट चेंज करूं तो आंसर बी बन जाएगा। व्हाट आर द ग्रॉस डेटर्स? ऑप्शन बी। तो खुदारा एक काम जरूर करें, असाइनमेंट्स बेशक करें, असाइनमेंट को रट्टा ना लगाइएगा। अगर मैं एक सवाल के इतने रेप्लिका बना सकता हूं ना, तो आई कैप उससे ज्यादा रेप्लिका बना सकता है। और जो बाहर आएगा, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आएगा? मोस्ट इजीएस्ट वाले आएंगे। और एक क्वेश्चन बना दिया एक बंदे ने मिलता जुलता, आंसर भी शायद सही, तो थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा, जस्ट रिक्वायरमेंट चेंज होने से ऑप्शंस भी वही होंगी, ऑप्शन भी चेंज नहीं करनी। मैंने अभी कहा क्या रिक्वायरमेंट दूसरी चेंज कर दी। व्हाट आर द ग्रॉस डेटर्स? विद विच अमाउंट प्रोविजन वुड बी एडजस्टेड? बताएं, विद विच अमाउंट प्रोविजन वुड बी एडजस्टेड? 500। एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब प्रोविजन एडजस्ट हो रही है। तो एक ही क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है तो 4 क्वेश्चन भी बना सकता हूं। बात समझ लग गई? तो लिहाजा रट्टे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है। ऑप्शन डी वाज करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने कब कहा कि डी बोला था? Which of the following statements are correct with respect to bad and doubtful debt? Bad and doubtful debts are interchangeable. सही या गलत? आंसर जरा छुपा दिया है। Bad and doubtful debts are interchangeable. Correct or wrong? Wrong. तो wrong की वजह से कौन सी निकल गई? ए आउट हो गई।
ए वाली आउट हो गई, सी वाली भी आउट हो गई, पीछे रह कौन सी गई, बी और डी। तुक्का भी, अब ये तुक्के शरीफ के अंदर ये वाला तरीकाकार होना चाहिए, आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कम से कम 50% के ऊपर पहुंच जाती है। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो ऑप्शन 1 भी टिक हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी को अगर आपने रखा हो कि सारे ऑप्शन सी मैंने बैलेंसिंग पे लगाने हैं, कोई तो सही होगा, या ऑप्शन बी तो सही होगा, ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट। Doubtful debts refers to an account receivable that has been clearly identified as not being, is it clearly identified? नहीं, ये तो डाउट के ऊपर है। Clearly identified as not being collectible का मतलब क्या है कि ये बैड डेट है। ये किसको बता रहा है? बैड डेट। उसने किसका सवाल पूछा? बैड एंड डाउटफुल डेट्स दोनों। तो नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी। चलें जी, ये वाला सवाल किया हुआ है आपने, इस रिक्वायरमेंट के साथ नहीं किया हुआ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑप्शन ए। 4000 तो है ही नहीं ऑप्शन। 4000 की तो कहानी है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है बेटा, गलती हो गई। 4000 फिट इन करनी चाहिए थी किसी ना किसी तरीके से। कहीं प्रोविजन का चकावा दे के रिक्वायरमेंट कुछ और तो नहीं है। और आप प्रोविजन कर रहे हो, कैलकुलेशन में लगे हो। मैंने तो जुबानी कर ली थी। ऑप्शन बी के डी? डी तुक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, योग्य। बेटा जोन सी रिक्वायरमेंट हो, नहीं सुन लो, जोन सी रिक्वायरमेंट हो उसको पेज के ऊपर लिखें, वो कैसे कैलकुलेट होती है। आप अभी सही पहुंचेंगे, सही आंसर पे पहुंचेंगे। रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई है? नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे आती है? टोटल सेल आगे माइनस डिस्काउंट लाउड और माइनस सेल्स। तो करो ना, करते क्यों नहीं हो? ऑप्शन, शुक्र है आप सही पहुंच गए। सेल दोनों होती हैं, क्रेडिट और कैश। 55 जमा 10 65। सेल्स रिटर्न लेस कर दें 60 में से डिस्काउंट लाउड लेस कर दें 57।
करीबी था, खैर है, ए बी सी डी के खैर है, 2 मार्क्स बस जरा सा सही गौर से पढ़ के 2 मार्क्स मिल जाते हैं, और जरा सा गौर से ना पढ़ने से 2 मार्क्स लूज हो जाते हैं। इतनी जल्दी पैनिक नहीं हो जाना पेपर में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चलो ये लगा देते हैं खैर है, नहीं। ठीक है, कुछ लोगों की किस्मत होती है, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी टक 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 ये गया, पास हो गए। लेकिन वो क्या है, 100 में से कोई एक बंदा शायद होगा, इंशाल्लाह आप ही नहीं, आपने नॉलेज के ऊपर पास करना है। ये मुझे लगता है कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ 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 सही है, मैंने इसे बिल्कुल सही राजा राजा ही बनाए हुए हैं। दिखने में क्या लग रहा है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिखने में लग रहा है। सिस्टम में एक ये आ रहा है, एक ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या अल्फाज हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड नहीं है। अगली ऑप्शन डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, लिखा क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, देन व्हाट, वो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। बात समझ लग गई? तो गौर से क्वेश्चन को करना है, मेरा मकसद जो समझाने का था वो आप लोग समझ गए हैं। 13B, ओह सॉरी नहीं इतनी देर में नहीं आप याद कर सकते हैं, देख लिया, चलें वर्किंग चाहिए फिर। एट ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस ऑन 31 मार्च 19 इज 93,000। दिस इंक्लूड्स अ डेट ऑफ 1800 विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। द बिजनेस मेंटेन्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 5% रिसीवेबल बैलेंस, and this year allowance has been decreased by 20% as compared to last year. What was the balance of allowance for doubtful debt on 1st April 18? One of the most difficult question might be available in the book. रट्टा, फिर कैलकुलेट किया, B के D, 4560। क्लोजिंग प्रोविजन क्या आ रही है, क्लोजिंग प्रोविजन क्या आ रही है, व्हाट इज द क्लोजिंग प्रोविजन? और अगर नहीं ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही, ये वाला सवाल कर दें। अगर आपने वो वाला देख ही लिया तो मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शंस हैं, चलें ये वाला सवाल कर दें, सेम सवाल है, ऑप्शन चेंज है। जी बहुत कुछ होना है, किस में, एमसीक्यू में होना है क्या? तो बेटा 4560 गलत आया होगा ना, तो आप लोग भी 4560 बनाए जा रहे हैं तो गलत है जनाब, इज्जत माब, आप लोग गलत आंसर बना रहे हैं। आप आंसर डी नहीं है, नहीं होगा ये डी कुछ और ही होगा। गौर से पढ़ नहीं रहे आप लोग कि सवाल पूछा क्या है, कोई पेज के ऊपर लेके नहीं आ रहे, आदत पड़ी हुई है कैलकुलेटर के ऊपर बस जुगाड़े लगाने की, एंड नथिंग एल्स। ये मुझे पता चल गया।
अक्लमंदी इसी में है कि पेज के ऊपर लिखा करें, बुक से नहीं सॉल्यूशन देखना, नहीं देखना नहीं है क्या, ये बुक में मौजूद है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला फार्मूला देखना है, ठीक है, फिर हो जाएगा सवाल, उस फार्मूले के जरिए हो जाएगा। जो कल फार्मूला लिखवाया था उसी के जरिए ये वाला सवाल हो जाएगा। आफ्टर इंक्रीज आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला लिखवाया था, उससे ये वाला सवाल होगा। फिर तैयारी आराम से हो जाएगी ना इंशाल्लाह। आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर मेरे पिछले सेशन की वीडियोस हैं वो लाजमी तौर पर देख लेनी है। नहीं करनी, उसमें पहले 3 चैप्टर बड़े डिटेल में डिस्कस हुए हैं, डेप्रीसिएशन भी डिस्कस हुई है, कोई भी चीज रह जाती है यहां पर तो वो वहां पर डिस्कस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जल्दी आंसर किया गया था डी, मेजोरिटी डी ही करती है आंसर, हालांकि डी नहीं है। कोई अक्लमंदी से भी आंसर किया जा सकता है ये वाला आंसर, इस ऑप्शंस के तहत थोड़ी सी अक्लमंदी लगाए ना तो किया जा सकता है। चलें कॉमन सेंस लगाएं तो भी हो सकता है। चलें इधर आए, बैलेंस कितना है 93,000, 5% इसमें से 1800 क्या करना है, नीड्स टू बी है या हो चुका हुआ है, नीड्स टू बी यानी अभी करना है। 93,000 में से बैड डेट कर देंगे, 1800 कम हो जाएगा, बैलेंस कितना हो गया 912। ये क्लोजिंग है ओपनिंग है, क्लोजिंग है। क्लोजिंग के ऊपर 5% प्रोविजन लगाई, क्या आंसर आया 4560। आपको क्या बता रहा है, एंड दिस ईयर अलाउंस हैज बीन डिक्रीज बाय 20% से कम हुआ है। मींस पिछले साल के जो कह रहा है 1 अप्रैल पिछले साल का क्लोजिंग है, पिछले साल का बैलेंस ज्यादा होगा, मतलब ये होगा इस साल का बैलेंस आपने कौन सा निकाला, तो इससे ज्यादा वाली ऑप्शन पूरे में कोई मौजूद है 5700। तो इस सवाल की ऑप्शन में तो आप डायरेक्टली लॉजिक के तहत इसको टिक लगा सकते थे बगैर वर्किंग किए। अब आपके सामने एक आंसर आया है 4560, क्लोजिंग प्रोविजन आपने निकाली और आपने डायरेक्ट इसके ऊपर टिक कर रहे हैं कि ये जबरदस्त आंसर आ गया ये, हालांकि वो वाला तो आंसर है ही नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट है पिछले साल और वो डिक्रीज के बाद आई है। अब आते हैं जनरली, अगर यहां पर ऑप्शन एक 5700 होती, एक 5800 होती, तो फिर सही तरीके से कैसे आपने मालूम करना था। अभी इस ऑप्शन में तो जनरल कॉमन सेंस के जरिए आंसर आता है। तो आपका फार्मूला कल आपको सिखाया था आफ्टर डिक्रीज का इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इंटू 1 माइनस आर। आपको चाहिए बिफोर डिक्रीज वाली वैल्यू 1 माइनस 0.2 से ये लेस हुआ है, आफ्टर डिक्रीज 4560 है।
क्या आएगा आंसर? बिफोर डिक्रीज ये उधर जाके डिवाइड होगा और आंसर आ जाए। एक एमसीक्यू मैं क्या बना सकता हूं, डिक्रीज की जगह कर दूं, इंक्रीज कर दूं और एक ऑप्शन फिट इन कर दूं, क्वेश्चन तो सेम होगा, दिखने में बिल्कुल सेम। तो मशवरा, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ असाइनमेंट्स मार्केट में जो हैं उसको रट्टा लगाने की कोशिश करती हैं और वंस अगेन भी फेल होते हैं। सिर्फ बोल रहा हूं, जहां से भी क्वेश्चन करनी है क्वेश्चन करो, लेकिन जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन करो, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्रैम करोगे तो ये वाला हाल आपको दिखा दिया क्या हो सकता है, क्या आप कुछ सोच रहे हो, आंसर कुछ हो। तो अकल का दामन साथ रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। चलें जी, अब फिर आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं। What accounting entry to be passed to record the increase decrease of allowance of statement of comprehensive income? Same question. अब क्या सवाल पूछा है? इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री की कहानी पूछी है। सी पक्का? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ये जो 5700 निकाला था और जो 4000 निकाला था, इन दोनों का डिफरेंस, और डिक्रीज है मींस अलाउंस ने डेबिट होना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लें जी। चार्ज का मतलब क्या होता है जी? चार्ज का मतलब चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस में कितना लिखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी वैल्यू जानी है। व्हाट शुड बी चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 13 फॉर द टोटल ऑफ बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल। ये टोटल ऑफ मैंने मजीद एक्सप्लेन कर दिया है, अदरवाइज यहां पर ही बस एंड होना चाहिए था। चार्ज कितना हुआ है, चार्ज मींस सारा जितना भी क्वेश्चन के अंदर आ रहा है।
No. जी क्या तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कर दिया जाए फिर 99 आ रहा तो हाँ जी कि भाईजान कदरदान मेहरबान हिंट व्हाट इज द रेट कितने % रेट है जी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 3 वेरिएबल में से रेट आराम से निकाला जा सकता है वो एग्जामिनर बोल रहा है कि एंटिटी मेंटेन्ड इट्स प्रोविजन इन ऑल ईयर्स एट द सेम रेट तो पिछले साल का प्रोविजन भी है पिछले साल का डेटर भी है तो तीसरा वेरिएबल रेट का होता है 38 डिवाइड बाय 760 रेट निकलेगा 5% गालबन पता नहीं क्या सोच रहे हैं उससे अगली कहानी है कि इस साल का बैलेंस है 8,68,500 उसमें बैड ऐड करना है 28,500 बैलेंस बचेगा 840 840 के ऊपर 5% लेंगे क्या आएगा बेल और फिर एकदम से 42,000 को टिक लगा देंगे ओ ये तो मेरा ये शायद ये वाला आंसर हो 42,000 आएगा 42,000 में क्लोजिंग प्रोविजन कितनी थी 38 अब ओपनिंग कितनी थी 38 क्लोजिंग कितनी है 42 इंक्रीज इन प्रोविजन कितना आएगा 4,000 दो एंट्रीज हो गई एक बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट 28,500 और एक 4,000 का मजीद बैड डेट डाउटफुल डेट का एक्सपेंस तो 28,500 जमा 4,000 32,500 वुड बी योर आंसर 32,500 आंसर पहले भी निकाला हुआ मैंने यहाँ पे अब किसी सवाल के अंदर मैंने टी काउंट बना के किया हुआ है किसी सवाल में मैंने शॉर्टकट्स किए हुए हैं किसी में किसी तरह से किसी में किसी तरह से आंसर क्या बेटा एक अदद रेट था PFDD का CD आता है डेटर के बैलेंस को रेट से मल्टीप्लाई करने से डेटर का बैलेंस पिछले साल का था 760 प्रोविजन था 38 रेट मिसिंग था यह फाइंड फर्स्ट आपने एक रेट फाइंड किया 0.05 5% फिर आपने कहा अच्छा मेरा डेटर का बैलेंस इस साल के एंड पर जो है अनएडजस्टेड बैलेंस 8,68,500 है आपने कहा 8,68,500 आपने एक एंट्री पास की बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट 28,500
ये चली गई बैड डेट के अकाउंट में 28,500। फिर आपने कहा अच्छा अब प्रोविजन भी वर्कआउट कर लेते हैं। आपने PFDD का अकाउंट बनाया, BD आपने देखा कितना है 38,000। CD अब आपने यहां से बनाया डेटर का, ये आया 8,40,000। इस 8,40 के ऊपर जो रेट निकाला था 5% वो लिया, ये बना 42,000। इंक्रीज इन प्रोविजन कितनी हुई 4,000 से। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में बैलेंस कितना गया 32,500 एंड दिस वाज रिक्वायर्ड। बेसिकली चार्ज कितना किया है, ठीक है। तो ये आसान से सवाल देख के परेशान नहीं होना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस टिल यू पास। ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे इसके अंदर से। चलें आखिरी सवाल करते हैं। ये वाला साइड, ये वाली साइड करते हैं। जैसे तो दोनों साइडों में फर्क क्या है जी। व्हाट इज द चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। व्हाट इज द नेट ट्रेड डेट्स एट, ये वाला कर ले, नेट ट्रेड डेट्स कर दे। चार्ज का तो भी आपको समझा दिया चार्ज क्या होता है। सवाल एक ही है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। मजा आएगा सवाल में। ये आसान है, ये मुश्किल है। करना है सेशन 5 बजे तक या बस करें? मास के बाद भी करना है सेशन? जनाब जरूर हाजिर। वो कर दो, साल कर दो। ये भी आई थिंक सो रेप्लिका हैं, सवाल हैं स्टडी टेस्ट की किसी एग्जाम्पल के। हमने तो किए हुए हैं ना जी। टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, तो स्टडी टेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपने लॉजिकली किया तो
अच्छा जी, शराब करें हमने नहीं करना। रिसीवेबल कितने हैं जी? दोनों सेम है, सवाल दोनों सेम है। ये वाला मुश्किल सवाल है, ये वाला आसान सवाल है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 30 सितंबर 23 रिसीवेबल टोटल 8,68,500 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर बैड डेट ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ। इस लाइन का मतलब ये बैड डेट हो चुके हुए हैं, मींस इनकी एंट्री बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट पहले से पास्ट है। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 28,500 एज रिकवेबल एंड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस की अलाउंस इतने। और रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द नेट ट्रेड डेट एट 30 सितंबर 23 क्या होगा? तो इसके अंदर तो इसका कोई काम ही नहीं है। इस हिस्से में तो इसका कोई काम ही नहीं है। हम इसको सोचते फिर रहे हैं कि इसका क्या करना है। इस मुकम्मल हिस्से का काम इस सवाल में है। आपका डेटर आ रहा था 8,68,500, आपने एक बैड डेट किया, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट 28,500। आपका सीधी आया 8,40,000। 8,40,000 के ऊपर आपने प्रोविजन की कितनी? 5%। 8,40 के ऊपर 5% प्रोविजन की कितनी बनी? अभी सवाल जो किया वही वाला है, 42,000। तो 8,40 में से 42 निकाल दें तो कितना आता है? नेट ट्रेड डेट्स मींस डेटर का बैलेंस 8,40 और इसमें से प्रोविजन लेस कर दो कितनी? 42। तो 7,98 आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा कि अच्छा चलो नजदीक नजदीक 7,93 को टिक कर लेते हैं, खैर है। अब आ जाएं जी जी, करीब करीब आंसर बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाए जा सकते हैं। और अभी तक तो जो मेरे बनाए हुए सवाल हैं उनमें तो तुक्का शरीफ नहीं लग रहा, आई क्या वाले में शायद लग जाता है। चलें जी, अब ये वाला सवाल आ गया, सेम चीज, सेम क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट इज चेंज। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 23। अब आप यहां तक तो पहुंच गए हुए हैं, क्लोजिंग प्रोविजन आपने निकाल दी है, ऐसे ही है। बैड डेट भी आपके पास हैं कि आपने 2 बैड डेट किए हुए हैं। बैड डेट एक 5,000 का बैड है, एक 28,500 का आपने किया है। ये दोनों बैड डेट है। इंक्रीज इन अलाउंस या डिक्रीज इन अलाउंस कैसे मालूम करोगे जबकि ओपनिंग अवेलेबल नहीं? ओपनिंग क्या है? ओपनिंग में क्या चीज लिखी हुई है? नेट ट्रेड डेट्स। ये नेट ट्रेड डेट्स कौन से होते हैं? नेट ट्रेड डेट्स होते हैं जो अभी मालूम किए हैं, नेट ट्रेड डेट्स ये ले होते हैं। पिछले साल के नेट ट्रेड डेट्स दिए हुए हैं, मतलब ये कि डेटर का बैलेंस लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अब आपका आ गया नेट डेटर्स, ये 7/22 दिए हुए हैं। अब यहां पर आराम से पहुंचने का ये वाला बैलेंस आपको चाहिए। क्या 5% प्रोविजन है? ये तो फिर ये कितने परसेंट पे होगा? 95% पर। और ये कितने पे होगा? 100%। और आप QM का फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज का। आप कहेंगे 7,22,000 तकसीम 95 मल्टीप्लाई बाय 5। ये डेटर 100% पे हैं, इसमें से 5% प्रोविजन लेस होके ये 95% पर ये वाले मौजूद हैं।
आप आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला लगाकर भी पहुंच सकते हैं कि 5% डिक्रीज के बाद ये वाली वैल्यू है, डिक्रीज से पहले की वैल्यू पर पहुंचे, दोनों का डिफरेंस लें तो भी आंसर आ जाएगा 38। वही वाला सवाल जो भी किया है, जिसकी ओपनिंग 38 था, उसी को ही चेंज किया हुआ है सवाल को। ओपनिंग 38,000, इस पे पहुंचेंगे तो फिर चार्ज के ऊपर बात आएगी कि क्लोजिंग प्रोविजन 42 है, ओपनिंग 38 है, मींस 4000 मजीद बैड डेट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लोजिंग आपने CD 42 निकाल ली, BD आपने 38 निकाल ली, 4 की क्या है इंक्रीज बैड डेट की, जो कि आपने यहां पर पुट इन की, और फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना बैलेंस जाएगा वो फाइंड करके यहां पर लिख दिया कि ऑप्शन D इज 37,500। चलें जी, नमाज पढ़ने चलते हैं, लेट हो रही है। नमाज के बाद इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको डेप्रीसिएशन थोड़ी देर करवा दी जाए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। डेप्रीसिएशन का चैप्टर का आगाज करते हैं, थोड़ी बहुत इसकी रिवीजन। ये बताएं डेप्रीसिएशन के कितने फार्मूलाज हैं, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ ईयर डिजिट और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। चलें, मुझे सम ऑफ ईयर डिजिट का फार्मूला चाहिए आपसे। डेप्रीसिएशन का मेथड ये हो, डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग। चलें, मैं बता देता हूं आपको 3 मेथड, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ईयर डिजिट और प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अगर तो आपने फार्मूला का सवाल आ जाए कि MCQ बेस कर रहा हो कि कौन सा फार्मूला है, फिर तो जो स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ वो कर लें। अगर आता है कॉस्ट, मींस आपको कॉस्टिंग आती है कि डेप्रिसिएशन फाइंड कर दें, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। 3 मेथड में एक ही फार्मूला चलेगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर, जोन सा भी साल हो उसका यूजेज। कैसे? स्ट्रेट लाइन में यही फार्मूला है या नहीं, पहले ये बताएं। स्ट्रेट लाइन इस हद तक क्या कह लें, ये नहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही है ना। चलें, इसको उड़ा देते हैं। ये फार्मूला है 1 साल की डेप्रीसिएशन का, जबकि यूजफुल लाइफ आपको बताई होती है इन ईयर्स, है सही है। अगर आपने एसेट खरीदा है मिड ऑफ द ईयर, दरमियान में कहीं पे, फिर क्या करते हैं? मसलन आपका ईयर है 1 जनवरी 24 से लेके 31 दिसंबर 24, और आपने एसेट परचेज किया है 1 अप्रैल 24 को। अब क्या होगा? 9 मंथ की डेप्रीसिएशन होगी। कैसे करेंगे? 9/12 करके। तो इसको मैंने बोला था उस साल का यूजेज। अच्छा, अब 9/12 क्यों किया, डिवाइड बाय 12 क्यों किया, 9 क्यों नहीं लिख दिया? नाइन मंथ्स तो यूज किया, तो फिर वही कह रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 9 क्यों नहीं किया, डिवाइड बाय 12 क्यों किया?
एक ईयर की डेप्रीसिएशन निकाल ली है, तो अब आपको तकरीबन पौने ईयर की डेप्रीसिएशन निकालनी थी, तो इस वजह से आपने इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ये किया। डन हो गया। तो अगर ये ईयर्स में है तो आप यूजेज भी इसकी ये जो है ये भी किस में होगी, ये भी ईयर में होगी। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ये लाइफ आपकी मंथ्स में है, आपको कहता है एक एसेट है जो कि 36 मंथ्स चलेगा, ठीक, 36 मंथ्स, ईयर्स में नहीं बताया हुआ, या आपको कहता है 40 मंथ्स है, इस तरीके से कर लेते हैं। 36 में तो ईयर्स में आराम से कन्वर्जन है ना, 40 मंथ्स है, और आपको कहता है ये डेट ऑफ परचेज ये है, आप क्या करोगे? उसको या तो ईयर्स को कन्वर्ट करो, या फिर बड़ा आसान सा काम है, मैं अमाउंट अज्यूम कर लेता हूं 50,000 एसेट की वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 10,000 है, ये डेप्रीशिएबल अमाउंट हो गई। अब हमें 40 मंथ्स बोल दिया गया है। हमारे साल में कितने महीने? 9 मंथ्स। ये डेट ऑफ परचेज यही है, कितने मंथ्स? 9 मंथ्स। तो फिर आप लाइक विद लाइक चलेंगे। अगर यहां पे मंथ है तो यहां पर भी क्या आएगा? मंथ। यहां पर ईयर है तो यहां पर भी क्या आएगा? ईयर आएगा। डन। ये कैलकुलेशन करने से क्या आया? एक महीने की डेप्रीसिएशन। हमें इस साल में कितने महीने की चाहिए? 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करनी हो तो ऐसे आ सकती है। कौन सा मेथड? अभी कौन सा मेथड हुआ? स्ट्रेट लाइन। अब इसी मेथड को यहीं पर ही अगर मैं कह दूं कि ये लाइफ यूनिट्स में है, 50,000 ये यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, 50,000 ये प्रिंट निकाल सकता है प्रिंटर, तो लाइफ किस में हो जाएगी? यूनिट्स में। अब यहां पर फिर मल्टीप्लाई क्या करोगे? उस साल में यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं, यहां पर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर यूनिट्स। तो लाइक विद लाइक चलना है। तो 3 मेथड्स, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहती। स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ईयर डिजिट, और प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। लाइक विद लाइक चलना है। इधर मंथ है तो इधर भी क्या लेंगे? मंथ्स। इधर ईयर है तो इधर भी क्या लेंगे? ईयर। इधर यूनिट्स है तो इधर भी क्या लेंगे? यूनिट्स। इधर लाइफ सम ऑफ डिजिट्स में दी हुई है तो इधर उस साल का क्या लेंगे? डिजिट लेंगे। कहानी खत्म। 3 मेथड्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब फार्मूला वगैरह देखे जाएं तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। ये मैंने आपको फार्मूला भी 1 साल का बताया। एक और फार्मूला भी होता है स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होता है? कॉस्ट इनटू रेट। ये अल्टरनेट फार्मूला है। इसमें रेट मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला गिवन किया हुआ है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ। फिर उसके बाद अगर फार्मूला लगाएंगे स्ट्रेट लाइन में तो फिर कॉस्ट इनटू रेट लगा के कहानी को क्लोज कर देंगे। हाँ, n/12 जरूर आ सकता है अगर मिड ऑफ ईयर में आपने खरीदा है। जैसे यहां पर n/12, यहां पर भी n/12 आ जाएगा, जितने महीने आपने यूज किया। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब सवालों पे आते हैं। सवालों से आपको मजीद चीजें ज्यादा अच्छी समझ लगेंगी। तो बड़े लंबे लंबे सवाल रखे हुए मैंने, इतना टाइम हमारे पास आज नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या फार्मूला है?
ये किसकी रेट का बता रहे हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट का क्या फार्मूला है? 1 माइनस स्क्वायर रूट एन लाइफ रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। ये रेट का फार्मूला है। वेल डन, आता है आपको सारा माशाल्लाह से। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन मालूम करने का क्या तरीका कार है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेट बुक वैल्यू लास्ट ईयर का या फिर ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय रेट। नेट बुक वैल्यू बोल रहे हैं, WDV बोल रहे हैं, कैरिंग अमाउंट बोल रहे हैं, एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। वेल डन। चलें, पहला सवाल, व्हाट वुड बी द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 31 दिसंबर 22? हमने 5000 का एसेट खरीदा है, डेप्रिसिएशन है 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ईयर एंड है 31 दिसंबर। आई नीड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम योर साइड। है ही नहीं। कैलकुलेटर तो कैसे किया है, क्या किया है? ठीक है, ठीक है, कर दें जल्दी जल्दी से। कॉन्सेप्ट तो सही है लेकिन अप्लाई एप्लीकेशन गलत है। हाँ जी, नहीं पढ़ा क्या? डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा क्या? तो जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व कर दो ना, इतना आसान सा सवाल है। सारा काम जुबानी किया हुआ आप लोगों ने, बस जुबानी करते रहते हो, वो लिखना नहीं सीखा कभी। बी ऑप्शन, और अगर मैं कहूं कि गलत है फिर नहीं, सही भी हो सकता है। सही है, अच्छा जी। काइंडली जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आए तो आप एक टेबल बना लिया करें। क्या किया करें? वैसे ये टेबल स्ट्रेट लाइन में भी बन सकती है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाजमी तौर पर इसको यूज कर लिया करें। रिड्यूसिंग बैलेंस हो या फिर चेंज इन एस्टीमेट हो, जैसा मर्जी मेथड हो, चेंज इन एस्टीमेट में लाजमी। ठीक है, अच्छा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी काम देता है। कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2020। मैं इसके 2-3 तरीके सिखाने लगा हूं। 1 अप्रैल 2020 को आपने इसको खरीदा, ये आई आपकी 5000 की कॉस्ट। आपने पहले साल की डेप्रीसिएशन निकाली, 5000 के ऊपर 20%, 20 थे यार, और 31 दिसंबर 20 हमारा ईयर एंड है। कितने महीने की डेप्रीसिएशन करेंगे? 9 मंथ्स की। कितना हुआ? 7500, 750।
WDV या नेट कैरिंग अमाउंट आएगी पहले साल के एंड पर 4,250 31 दिसंबर 20 पर। हमें पहुंचना कहां पे है? 31 दिसंबर 22 पे। अच्छा जी, फिर डेप्रीसिएशन करेंगे आप 4,250 के ऊपर 0.2, यह आएगा 31 दिसंबर 21 850। फिर WDV या कैरिंग अमाउंट आएगी 31 दिसंबर 21 पर। कितनी आई? 4,250 में से 850 निकाल दें, 3400 3400। 31 दिसंबर 22 की डेप्रीसिएशन 3400 के ऊपर 0.2 31 दिसंबर 22 680 WDV 2720। ये क्या चीज आई है? WDV। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालने के मुख्तलिफ तरीके। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV। पढ़ा हुआ फार्मूला या नहीं? कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू एक तरीका। दूसरा तरीका, ये जो वर्किंग की है इनमें सम अप कर लें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बन जाएगी। कॉस्ट कितनी थी? 5,000 और WDV आई थी 2720। क्या आंसर आ गया? 2280 और आंसर ठीक हो गया। ये क्या है? पहला तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार, इन तीनों डेप्रीसिएशंस को क्या कर लें? जमा कर लें। ठीक है? डन? अब जरा कैलकुलेटर निकाल लें। आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है WDV या कैरिंग अमाउंट का, या आपसे पूछता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, तो आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV। जरा कैलकुलेटर ओपन करें, एक छोटा सा शॉर्टकट सीखते हैं। 5,000 1 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9/12 करें, आंसर लें। क्या आप यहां पर पहुंच चुके होंगे? अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 0.2 से, इसको एक और मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 0.2, आप पहुंच गए कहां पर? 2720 पर। मींस एक साइड पर ये वर्किंग है, कैलकुलेशन हर दफा करनी पड़नी है आपको। WDV मालूम करेंगे तो ही अगले साल क्या क्या मालूम करेंगे, डेप्रीसिएशन मालूम कर सकते हैं। और एक ये वर्किंग है, बस छोटी सी नन्ही मुन्नी सी, सिर्फ साल पूरे करने हैं आपने। ये क्या आई है? कॉस्ट 1 माइनस रेट इनटू टाइम, 1 माइनस रेट इनटू टाइम इनटू 1 माइनस रेट इनटू टाइम इनटू 1 माइनस रेट इनटू टाइम एंड सो ऑन। अब सवाल ये है, मैंने यहां पर टाइम क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? वो एक साल है, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब आप डायरेक्टली WDV पर पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन है WDV का, कैरिंग अमाउंट का, नेट बुक वैल्यू का, फिर तो वो फौरी तौर पे सॉल्व हो जाएगा एक छोटे से फार्मूले के जरिए।
ये एक पहला साल था, कौन सा? 2020, 21, ये 22 के एंड पर पहुंच गए। मींस वर्किंग हमें क्या करनी है? अपनी रिड्यूस से रिड्यूस करनी है। और होप सो आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो ये काम हो जाएगा। फार्मूला लिख लें घर में बैठ के, जहां जहां पर भी काम आता है वहां पर ये काम करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात की, जहां जहां पर चेंज इन एस्टीमेट है वहां पर ये टेबल लाजमी बनाना है। इसी टेबल के ऊपर चलना है, नहीं चलेंगे तो टाइम कंज्यूम करेंगे, इजाफी टाइम लगाएंगे, गलतियां करेंगे। जितनी देर में आप सोचते हो ना आप लोग कैलकुलेशन करने में, उससे जल्दी ये लिख के वर्किंग हो चुकी होती है। सोचते रहते हैं करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। ये रिड्यूसिंग बैलेंस से मुख्तस नहीं है, ये हर साल कैरिंग अमाउंट निकालने की टेबल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, 5 साल लाइफ होती, तो फिर भी ये टेबल बन सकती थी। कॉस्ट, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जानी थी 1000, कॉस्ट में से ये निकाली तो क्या आ गई? WDV 4000। अब डेप्रिसिएशन उसकी चेंज नहीं होती, 1000, 4000 में से 1000 गए 3000, 3000 में से 1000 गए 2000। तो ये टेबल कोई फिक्स नहीं है कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस्तेमाल होना है। ये टेबल स्ट्रेट लाइन में भी इस्तेमाल हो सकता है। टाइम बहुत शॉर्ट है, तो एक शॉर्टकट तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया। तो यहां से आप बड़ी जल्दी आंसर मालूम कर सकते हैं। जी जा सकते हैं, मेरा तो दिल कर रहा मैं भी निकल जाऊं बस। जी जनाब। ले जी, ये आ गया आपका चेंज इन एस्टीमेट का सवाल। ऑन 1 जुलाई 19 एन एसेट परचेज फॉर 5000 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू 900, यूजफुल लाइफ 5 साल, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ईयर एंड क्या है? 30 जून। 1 जुलाई 21 पर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज टू स्ट्रेट लाइन। What would be accumulated depreciation as at 30 जून 22? 30 जून 22 पर accumulated depreciation क्या होगी? अब ये आंसर पता नहीं ठीक है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, ये देखना पड़ेगा। अगर मैंने वर्किंग नहीं की हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है।
क्या हुआ? नहीं हुआ? अभी एक चीज सिखाई है मैंने, टेबल का चेंज इन एस्टीमेट में टेबल बनाना है आपने लाजमी तौर पर। और हाँ, रेट तो भी फाइंड करना है। आप रेट सही फाइंड कर रही हैं। बेटा टेबल बनाओ, टेबल टेबल। खुदारा आप लोगों की मेहरबानी होगी। मींस क्वेश्चन में अगर आपने देख लिया ना चेंज इन एस्टीमेट, तो चुप करके सबसे पहला काम ऐसे टेबल बना दें। कॉस्ट कितनी? 5000 1 जुलाई 19 पर, 1 जुलाई 19 कॉस्ट 5000। डेप्रीसिएशन करने गए रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, आपने देखा रेट में है ही नहीं। तो फिर क्या है? पहला स्टेप रेट मालूम करने का। अब आप रेट साथ मालूम कर दें। कॉस्ट कितनी? 5000, 5000 रेजिडुअल वैल्यू 900, लाइफ कितनी थी? 5 साल, 1 माइनस 0.29। अब आपने 5000 के ऊपर 0.29 मल्टीप्लाई किया। अब आपने जंप इन कहां पर करना है? ईयर एंड क्या है? 30 जून है। मींस ये स्टार्ट के ऊपर ही खरीदा गया। कितनी वैल्यू आ गई? 1450, 3550 ये आपकी आ गई पहले साल की WDV 30 जून 20 की। एस्टीमेट चेंज कब हुआ? 1 जुलाई 21 को। अगले साल के शुरू में ही क्या हो गया? एस्टीमेट चेंज हो गया। और मेथड कौन सा हो गया? स्ट्रेट लाइन। अब जब चेंज इन एस्टीमेट हो जाता है तो फिर क्या करना होता है? फिर क्या स्ट्रेट लाइन का फार्मूला वही रहता है या चेंज हो जाता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या कॉस्ट ही रहती है या कोई और चीज चेंज आ जाती है? बड़ा सिंपल सी कहानी है। असल में ये 5000 है जिसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है। ठीक? डेप्रीशिएबल अमाउंट में क्या होना होता है? फ्यूचर में डेप्रीशिएट करना होता है और बाकी की लाइफ के ऊपर करना होता है। तो आपका फार्मूला चेंज इन एस्टीमेट के बाद बन जाता है WDV ओपनिंग, जिस साल में चेंज हुआ, माइनस रेजिडुअल वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो वो भी न्यू, ओवर रिमेनिंग लाइफ। ये फार्मूला आ जाता है। अब इस तरीके से जब आप काम कर रहे होंगे ना तो आपको WDV मिलेगी मिलेगी। अब इसने यहां पर एक काम रह गया, बस रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है। रिमेनिंग लाइफ कैसे आती है? टोटल लाइफ माइनस ईयर यूज्ड। एक ये तरीका कार है, या क्वेश्चन में गिवन किया हो तो भी हो सकता है। अब रिमेनिंग लाइफ, टोटल लाइफ थी 5, 1 साल यूज हो गया, बाकी रह गए 4। तो डेप्रीसिएशन जो कैलकुलेट होगी आपकी वो होगी 3550 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 900 ओवर रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन 30 जून 21, 1 जुलाई पे ही चेंज हुआ है ना? या ये क्या हो गया? ये 20 में कर दिया मैंने। 1 जुलाई 21 को चेंज हुआ है। ये ऐसे नहीं होगा, इस जगह पे नहीं चेंज होना है। 1 साल की और डेप्रीसिएशन होगी, 30 जून 21 पर पहुंचेंगे, फिर एस्टीमेट चेंज होना है।
डेप्रीसिएशन करें 3550 ज़रब 0.29, 1029 और 0.5 को मारे गोली, या 1030 लिख लें या 1029 लिख लें। 1030 भाई कह रहे हैं नहीं, 29 नहीं लिखना, 30 लिखना है। ये लें, कितना आंसर आया? 2520। ये आपकी आ गई 30 जून 21 को वैल्यू। WDV 2520। अब इसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। 1 जुलाई को मेथड चेंज हो गया, तो यहां पर रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी है। 5 में से 2 साल गुजर चुके, बाकी रह गए 3। तो यहां पर आप करेंगे 2520 माइनस नई रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 3, 540 540, और आपकी WDV आ गई 30 जून 22 की 1980। अब एक MCQ ये हो गया। कि WDV आफ्टर चेंज ऑफ एस्टीमेट चेंज क्या आ जाएगी। दूसरा MCQ हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। 1 2 3 को जमा करके कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का MCQ। और वो वाला तरीका कार भी कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस WDV। तो 540 जमा 1030 जमा 1450, इन तीनों को जमा करके भी आप क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका कार। दूसरा तरीका कार कॉस्ट माइनस WDV। तीसरा MCQ डेप्रीसिएशन कितनी होगी। आफ्टर दी चेंज इन एस्टीमेट डेप्रीसिएशन उस साल में कितनी होगी। तो 3 MCQs तो सामने नजर आ रही हैं। मैंने कहा था ये यहां पर काम गड़बड़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस नहीं की हुई, कॉपी पेस्टिंग हुई हुई है। आंसर चूंकि लिखे नहीं हुए, इसका मतलब है ये गलती हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो चेंज इन एस्टीमेट जब भी करोगे क्या करोगे, टेबल बनाओगे। ये भी मेरा ख्याल चेंज इन एस्टीमेट की कहानी है। जी, चेंज इन एस्टीमेट की है। एक और बात लाजमी लिख लें, जिस साल में चेंज इन एस्टीमेट की डेट दी होगी, जिस साल में चेंज इन एस्टीमेट की डेट दी होगी, डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, चाहे साल के शुरू की हो, आखिर की हो, या मिड ऑफ ईयर की हो, चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई साल के शुरू से होता है। मीन्स अगर मुझे कहा जाए, जो पिछला सवाल किया कि 30 जून 22 को चेंज इन एस्टीमेट हुआ, दिखने में तो साल का एंड लग रहा है ना, लेकिन अप्लाई कहां से होगा, साल के
शुरू से 1 जुलाई 21 से ये अप्लाई होगा, ठीक है। और कोई चीज, अब जिस हद तक आज काम हो सकता था उस हद तक मैंने आपको करवा दिया है। लिमिटेशंस ऑफ द क्वेश्चंस लाजमी तौर पे मौजूद रहती हैं। यानी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी चीज़ें कर ली वो, इसके अलावा काइंडली पिछली रिवीजन अगर आप देख लेंगे तो मज़ीद आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, स्कैंस के YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। वो बनी हुई है, क्या नाम है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5-7 लेक्चर्स हैं। उसको अगर कर लेंगे तो उम्मीद बड़ी है कि आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। जो उनसे पहले है उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। उम्मीद तो मैं ये भी करता हूँ कि जी जितने क्लासेस ली हैं इसमें से भी कोई ना कोई बेहतरी आई है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत मौजूद है। अब टाइम चूँकि आप लोगों के पास कम है, 3-4 दिन है, तो सही तरीके से जान मार के तैयारी करें। सुबह से लेके रात तक बस पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, पेपर पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।